नमस्कार, 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको बता दें। कुंभ का महास्नान चल रहा है, शाही स्नान कल हुआ और इतने ज्यादा करोड़ों की तादाद में पहले शाही स्नान में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। करीब 2.5 करोड़ लोगों ने वहां पर आस्था की डुबकी लगाई है। ऐसे में एक बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। ना सिर्फ देश के बल्कि विदेशों से भी जो मेहमान आए, 50 देशों से जो श्रद्धालु आए हैं, वहां पर उन्होंने आकर के श्रद्धा की डुबकी लगाई है। आपको कुछ ऐसी तस्वीरें प्रयागराज से दिखाते हैं और ऐसे जो उनके जो विचार हैं, जो उन्होंने साझा किए हैं महाकुंभ प्रयागराज को लेकर के, वो भी आपको सुनाते हैं। जो विदेशी मेहमान हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है प्रयागराज की व्यवस्था को लेकर के, वो आपको सुनाते हैं। Namaskar. We are from Russia. My name is Rada. It's my husband Valentine. Today we come from Varanasi by train, and very good communication and police and all local people are very kindly. And now we see roads, and this is mostly clean. Is very nice. We enjoy. Now we go Kumbh Mela and to the camp Ramdev Baba. Diana, I come from Italy for this beautiful Indian festival. I like a lot because there is a lot of emotion. The soul of India is here. I like a lot the color, the people is very friendly, and I hope तो आप ये सुन रहे थे, जो विदेशी पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, ये आकर के यहाँ पर जिन्होंने गंगा स्नान किया और वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के भी अपने उन्होंने विचार साझा किए और बताया कि बहुत ही साफ सुथरी व्यवस्था है, जो सड़कें हैं वो भी क्लीन है। और आपको जैसा बता दें कि जो तमाम लोग हैं जो वहां पर पहुंच रहे हैं, वो इस तरीके की जो व्यवस्था यूपी सरकार की तरफ से की गई है उसको लेकर के बहुत खुश है। और वहाँ के जो इंतजामात हैं वो बहुत ज्यादा लोगों को ध्यान में रख कर के ये किए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या किसी भी श्रद्धालु को ना हो। साथ ही साथ जितने भी बड़े पैमाने पर वहां पे श्रद्धालु आ रहे, चाहे देश के हों विदेश के हों, सभी लोगों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। और शायद यही कारण है कि जो विदेशी पर्यटक है, जो विदेशी श्रद्धालु है, जो आकर के वहां गंगा स्नान कर रहे हैं, इस फेस्टिवल का आनंद ले रहे हैं, उन सभी को सारी तैयारियों से जो यूपी सरकार ने तैयारियां कर रखी है उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस तरीके से वहां पर पहुंच करके कभी कभी क्या होता है कि विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे कि जो वहां पर व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था नहीं है, और सपा प्रमुख लगातार हमला भी बोल रहे थे। लेकिन जिस तरीके से वहां पर इतनी करोड़ की तादाद जो पहुंचे हैं श्रद्धालु, वो वहां पर किसी भी प्रकार से कोई ऐसी बात नहीं आई, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जिस तरीके से यूपी पुलिस और वहां की जो प्रशासनिक लोग हैं, अमला है, वो वहां पर लगा हुआ है और तमाम किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है, और सारे अखाड़ों ने वहां पर स्नान किया। कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है जिससे अव्यवस्था को लेकर के कहा भी कुछ कहा भी जा सके। आज पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन है और बहुजन समाजवादी पार्टी की जो अध्यक्ष हैं, आज उनके जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी ने उनको बधाई प्रेषित की है और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उन्हें शुभकामना दी है। ट्वीट उन्होंने करके उनको बधाई दी है। साथ ही साथ सीएम योगी ने फोन पर बातचीत करके उनको आज जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाजवादी पार्टी की जो मायावती है, आज वो एक बुक का उद्घाटन करेंगी और साथ ही साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके वो आज सारी चीजें बताएंगी। चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक एक करके हमारे सभी साथी सहयोगी हमारे स्क्रीन पे जुड़ेंगे और आज की जो बड़ी खबरें हैं 12 बजे की हमारे सभी दर्शकों को बताएंगे। तो चलते अपने सबसे पहले जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, अवनीश कानपुर से। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है अवनीश, आप बता रहे थे जरा, जो गुटखा कारोबारी हैं उनके छोड़ करके जाने की बातें सामने आ रही, क्या है पूरा मामला, जरा बताइए। देखिए अखंड, हम लोगों ने एक पहले खबर दिखाई थी कि एसजीएसटी लगातार जो है इन गुटखा कारोबारियों पर शिकंजा कस रही है। उनके फैक्ट्रियों के बाहर पे कहीं ना कहीं जितने भी एसजीएसटी के अधिकारी हैं वो फैक्ट्रियों के बाहर 24 घंटे पहरा दे रहे थे, जिसको लेकर के लगभग 3 महीने से ये कार्रवाई चल रही थी। वहीं लगातार इससे परेशान होकर के जो बड़ी मसाला जो कंपनियां हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो धीरे से यहाँ से
कानपुर से ही नहीं बल्कि यूपी से यहाँ से वो दूसरी जगह पे व्यापार शिफ्ट करेंगे। आपको बता दें लगभग 3 साल पहले एक बहुत बड़ी जो कंपनी है वो झारखंड में के बॉर्डर पे जाकर के उसने अपना पूरा सेटअप समेट लिया। उसी तरीके से लगभग 5 कंपनियां और हैं जो बड़ी कंपनियां जिनको कहा जाता है, वो भी धीरे-धीरे दिल्ली, हल्द्वानी और झारखंड की ओर पर अपना जो है रुख बदल रही है और लगभग 70 से 80% का जो उनका व्यापार है वो धीरे-धीरे वहाँ पर शिफ्ट भी हो गया है। तो कहीं न कहीं जो एक बड़ा जो व्यापार था यहाँ से पान मसाला का, वो यहाँ से हटने की कगार पे है। तो कहीं न कहीं जो जीडीपी पे, कानपुर की जीडीपी पे कहीं न कहीं बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। आपको बता दें लगातार यहाँ पर जो क्योंकि बड़ा शहर है कानपुर, इस वजह से यहाँ पर पूरी लोगों की जो है नज़रें रहती थी, जिसको लेकर के यहाँ पर जो सुविधाएँ हैं, वो आयात-निर्यात की वो भी आसानी से हो जाती थी, जिसको लेकर के जो मसाला कारोबार था वो यहाँ पर बसा हुआ था। लेकिन जिस तरीके से जीएसटी ने शिकंजा कसा हुआ था 3 महीने से, तो उसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी जो व्यापारी उनमें था। उसके बाद में उन्होंने जो यहाँ से जाने का ही फैसला किया है। खंड इंडस्ट्रियल हब है कानपुर अवनीश, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जीएसटी के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो शिकंजा किस लिए कस रहे हैं? इसलिए कस रहे हैं ना कि आप जीएसटी चोरी ना करिए। यानी इसका मतलब है पहले तो आप चोरी कर रहे हो, फिर सीनाजोरी कर रहे हो। अपने व्यापार को आप इसलिए समेट करके लेके जाना चाह रहे हो कि जीएसटी वाले आपसे टैक्स कलेक्ट ना कर पाए और दूसरे प्रदेश में जाकर के क्या आप वहाँ जीएसटी चोरी कर सकते हो क्या? देखिए, हो सकता है बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जीएसटी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और प्रदेश छोड़ने को अगर कोई मजबूर है अगर इस बात को लेकर के कि कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं न कहीं मन में चोरी ज़रूर होगी या इस तरीके का चोरी ज़रूर की जा रही होगी, जिसको रोकने का जो काम है जीएसटी विभाग कर रहा होगा। जिसको लेकर के लगातार जो है नाराज़गी ज़ाहिर की है व्यापारियों ने, उसके बाद में यहाँ से जाने का निर्णय लिया है। तो एक तरीके से कहा जाए तो चोरी को ही जो है छुपाने के लिए जो है इस तरीके का निर्णय जो है कहीं न कहीं व्यापारी के ज़रिए लिए जा रहे हैं। खंड अवनीश, मेरी अभी एक अधिकारी से बात भी हुई थी हाल फिलहाल में, नाम नहीं बता सकते उस अधिकारी का, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से जो एसजीएसटी की टीम है वो लगातार पैनी नजर बनाए हुए है और कुछ गाड़ियां उनकी उनकी नजरों से चूक करके निकल जाती हैं, तो जो आला अधिकारी हैं जीएसटी विभाग के, उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार जो भी अधिकारी हैं उनके पहले उनसे स्पष्टीकरण मांगा और स्पष्टीकरण देने के बाद उन्होंने एक बड़े अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। ये बहुत एकदम कहते हैं ना कि ऐसी परफेक्ट जानकारी है जो हमारे सूत्रों से मिली हमें। लेकिन सवाल ये है कि क्या जीएसटी विभाग अपनी जो कार्रवाई कर रहा है उस कार्रवाई का डर है इन व्यापारियों के मन में, या फिर मुनाफाखोरी जो इनके मन में पहले से है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके, इसलिए ये प्रदेश छोड़ करके जाना चाहते हैं? देखिए, 2 बातें अखंड इस जगह पे सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से एक तो डर भी कहा जा सकता है, दूसरा एक तरफ हमको और भी देखना चाहिए कि जिस तरीके से व्यापारियों का भी कहीं न कहीं जो बात है वो सामने आ रही है कि जिस तरीके से कार्रवाई होती है उसमें एक बड़ा रकम भी कहीं न कहीं जो है लेने या देने की बात भी कहीं न कहीं आती है, जिसको लेकर के व्यापारियों के मन में है। क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े-बड़े व्यापार में इस तरीके की चीज़ें लगातार चलती हैं। जो टैक्स की चोरी है वो ये जितने भी व्यापारी हैं, गुटखा व्यापार को लेकर के कहा जाए, जितने भी व्यापार उनको लेकर के ये सभी टैक्स चोरी करने का काम करते हैं। उससे बचने के लिए कहीं न कहीं जो है ये जो व्यापारी हैं ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ़ इसके बचने के लिए यहाँ से व्यापार को समेट रहे हैं, और भी अन्य कारण हो सकते हैं। लेकिन जो अभी तक सामने बात आई है वो कि एसजीएसटी की जो लगातार कार्रवाई चल रही है, किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं दी जा रही है, उसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी है और जिसको लेकर के यहाँ से व्यापार उन्होंने समेटने का जो है काम किया है। अखंड बिल्कुल अवनीश, एक चीज और भी है, कमी भी है विभाग की, उस कमी को भी विभाग को दूर करना चाहिए। जैसा कि आमतौर पे देखा जाता है कि मान लीजिए कि 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, आज 24 चल रहा है, खत्म हो गया, 25 चल रहा है। ऐसे में कई लोगों के पास नोटिस जो जीएसटी विभाग की तरफ से मिल रही है वो 18, 19 की मिल रही है। 5 से 6 साल पुराना जो डेटा होता है किसी व्यापारी के लिए इकट्ठा कर पाना या उसको सजो के रख पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में अधिकारियों के पास कोई रोड मैप नहीं है क्या कि अगर आप पर मंथ होता है, कई क्वार्टरली बेसिस पे होता है, पर मंथ जीएसटी फाइल होता है, ईयरली होता है, ऑडिटेड होती है, सारी बैलेंस शीट ऑडिटेड हो, तो ऐसी क्या मजबूरी होती है जीएसटी विभाग के अधिकारियों के पास कि आखिरकार आप 2018-19 का केस आप 2024 में लेकर के आते हो? तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा वजह है व्यापारियों के लिए जिसकी वजह से वो खासा उनको दिक्कत होती है, परेशानी होती है? और जिस तरीके की आपने बात की है लेन देन की, तो कई बार देखने को मिलता है कि यही लेन देन होता है। इसी लेन देन के चक्कर में जो व्यापारी होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करें, वो सीए के पास भागते हैं या फिर बड़े अधिकारियों के चक्कर काटते हैं। तो क्या जो जीएसटी विभाग की क्या कुछ उनकी भी कमियां हैं, इसको लेकर के अधिकारी व्यापारियों को क्या कुछ कहना है?
देखिए वही वही मैं बात कह रहा हूँ कि जिस तरीके से अगर बात की जाए कि एक ही तरफ जो है हम गलती को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मामले इस तरीके के आते हैं, कई व्यापारियों से हमारी भी बात होती है, तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से आपने बिल्कुल साफ ही कर दिया है कि पुराने मामलों को उठा करके कहीं न कहीं कुछ व्यापारियों को परेशान करने का भी काम किया जाता है, जिसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी कहीं न कहीं व्यापारियों में रहती है कि जो पुराने मामले हैं, अगर उस समय पर ही उनका निस्तारण कर लिया जाए, तो जो मौजूदा समय है, उसमें पुराने मामलों को लेकर के उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन पुराने-पुराने मामले जिस तरीके से खोदे जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लगातार जो है विभागों में कहीं न कहीं ट्रांसफ़र की व्यवस्था भी रहती है, जो जैसे ही ट्रांसफ़र होता है, नए अधिकारी आते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी व्यवस्थाओं को चलाने का प्रयास करते हैं, तो एक जो व्यवस्था सुचारू रूप से चली आ रही होती है, उसमें कहीं न कहीं परेशानी का सामना जो है व्यापारी को करना पड़ता है। व्यापारियों का कहना है कि हम व्यापार करने के लिए कहीं न कहीं यहाँ पर आए हुए हैं और व्यापार में हमको जितनी सुविधाएँ मिलेंगी, उतना ही वो व्यापार बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर हमको परेशान करने का काम किया जाएगा, गलत तरीके से परेशान करने का काम किया जाएगा, तो हमारी मजबूरी हो जाएगी यहाँ से व्यापार समेटने की। अखंड। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि व्यापार समेटने की मजबूरी हो जाएगी, इसलिए दोनों लोगों को, जीएसटी विभाग को और व्यापारियों को मिल बैठ के एक रास्ता निकालना चाहिए, जिससे किसी भी को भी कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। और ऐसे फैसले, जो कड़े फैसले हैं, व्यापारियों के लिए बड़ी दिक्कत होती है, पूरा सेटअप होता है और सेटअप को अगर शिफ्ट करेंगे, तो उनका भी अच्छा खासा नुकसान होता है। तो सरकार और अधिकारियों को इस पे नज़र बना करके और जो अच्छे प्रयास करने चाहिए, जिससे ये व्यापारी अपने जो व्यापार यहाँ यूपी में कर रहे हैं, वो कहीं और ना करे। ऐसे में यूपी को एक बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अवनीश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए अभी। अखंड, इसी बीच एक अच्छी खबर भी है कानपुर के लिए। आपको बता दें, जिस तरीके से प्रयागराज कुंभ लगातार चल रहा है, तो लगभग 30,000 करोड़ का जो है फ़ायदा भी यहाँ पर कानपुर को होने वाला है, व्यापार के दृष्टिगत अगर देखा जाए, क्योंकि लगभग 200 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से कानपुर से, और प्रयागराज का तो कानपुर क्योंकि व्यापारियों का हब माना जाता है, तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर आयात-निर्यात का जो साधन है कहीं न कहीं, वो बना हुआ है। तो एक जो डेटा निकाला गया, उसके डेटा के आधार पर साफ तौर पर ये कहा गया है कि लगभग जो 2 लाख करोड़ का मुनाफ़ा जो भारत को या जो उत्तर प्रदेश को होने वाला है, उसमें से लगभग 15% जो है कानपुर को मिल सकता है। लगभग 30,000 करोड़ का जो फ़ायदा है, वो कहीं न कहीं यहाँ पर व्यापारियों को मिल सकता है। काफ़ी खुशी भी यहाँ पर व्यापारियों को है। और आपको बता दें, जो कुंभ में टेंट की व्यवस्था की गई है, उसमें से लगभग ज़्यादातर जो टेंट है, वो यहाँ से कानपुर से ही भेजा गया है। तो एक बड़ा फ़ायदा जो लगभग 30,000 करोड़ का है, यहाँ से प्रयागराज कुंभ के द्वारा यहाँ कानपुर को मिल सकता है। तो एक काफ़ी खुशी का माहौल जो है यहाँ पर व्यापारियों में, वो भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अवनीश, आपने एक बड़ी बात बताई। और जैसा कि हमारे सूबे के जो सीएम है, सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी स्पष्ट किया था कि 5,000 करोड़ ज़रूर लग रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने, विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे कि महाकुंभ में जो पैसा लगाया जा रहा है, अगर वो प्रदेश के विकास के लिए लगाए तो ज़्यादा अच्छा होता। इसी को लेकर के सीएम योगी ने कहा था कि शायद इन लोगों को जानकारी नहीं है, और उन्होंने कहा था कि 5,000 करोड़ ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन इससे फ़ायदा 2 लाख करोड़ होगा। और आपने भी स्पष्ट कर दिया है कि इसका फ़ायदा, जो टेंट जो जा रहे हैं, वो कानपुर से जा रहे हैं, तो 15% फ़ायदा कहीं न कहीं कानपुर को होने वाला है। और अगर इतने बड़े अमाउंट का अगर 15% फायदा अगर कानपुर को अकेले होगा, तो जरूर कहीं ना कहीं कानपुर का विकास होगा और प्रयागराज का भी विकास जरूर होगा। ऐसे में इस भव्य आयोजन के लिए यूपी सरकार की चारों तरफ कहीं ना कहीं प्रशंसा भी हो रही है, और जो तमाम साधु संत सन्यासी है, श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, उन्होंने भी योगी सरकार की तारीफ की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अवनीश। आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरदोई से कौन सी बड़ी खबर है आदर्श आज की? आज हम बताना चाहेंगे हरदोई जनता की दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर वो बताना चाहेंगे कि लखनऊ से जो हरदोई से लखनऊ जो EN7 मार्ग बन रहा है, उसमें कोहरे के कारण 10 गाड़ियां एक साथ टकराई हैं। और वहाँ जो ठेकेदार है, उनकी लापरवाही देखने को सामने मिली है। वहाँ पर न तो वो संकेतक बनाए गए थे, वो गाड़ी जो थी एक पुल पर जाके और नीचे गिर जाके खाई में, जिसमें 5 लोग घायल हुए, जिनका इलाज जो है हॉस्पिटल में चल रहा है। और आदर्श, एक बड़ा हादसा है क्या? लापरवाही किसकी तरफ से देखने को मिली? क्योंकि लगातार जो विजिबिलिटी है वो कम होती जा रही है, कोहरा बढ़ता जा रहा है, और कोहरे की वजह से क्या आपस में गाड़ियां टकराई हैं और इतने सारे लोग हैं? क्या किसी के मौत की भी खबर सामने आ रही है? किसी की मौत तो नहीं है, लेकिन हाँ 5 लोग घायल हुए, जिनका इलाज जो है जिला मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। और ये जो लापरवाही है, वहाँ के जो ठेकेदार है, वहाँ की लापरवाही देखने को मिल रही है कि वहाँ पर न तो भीषण कोहरे के कारण संकेतक नहीं बनाए गए थे। उस संकेतक के न होने से वो गाड़ी जो थी वो रेलिंग के ऊपर चढ़ती चली है, और वो सड़क थी उसको जाके पलट गई है। बहुत बड़ी लापरवाही है, और ऐसे इस एक बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी, कई लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन अब गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी
जो ठेकेदार है, कम से कम अगर ठेकेदार नहीं तो जिस एनएचएआई के अगर वो आता है पूरा का पूरा रोड उसके अंडर में आती है, तो कम से कम जो डाइवर्जन के लिए तमाम जो चीजें वहां पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, प्रॉपर इंडिकेशन होना चाहिए कि जिससे किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। ऐसे हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोहरे में, और कई लोग की जान चली जाती है, लगातार गाड़ियां भिड़ जाती है। तो ऐसे में विभाग को कहीं ना कहीं इस पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए और कहीं ऐसे प्रयास करने चाहिए, ऐसे रोड मैप तैयार करने चाहिए कि इस तरीके के हादसे से बचा जा सके। दूसरी खबर बताइए आदर्श आप। और ये हम बाउंड्री के प्रेम नगर कॉलोनी में खड़े हैं और यहाँ पर बिजली विभाग की एक और लापरवाही सामने, तो तीसरी लापरवाही, दो लापरवाही तुम आपको दिखलाई चुके थे, तीसरी लापरवाही ये आ रही है कि रोड पर एक बिजली का पोल लगा, रोड से करीब 200 मीटर दूर पे एक पोल लगा हुआ है, उसके बीच में किसी तरह का कोई पोल नहीं है, जो तार है पोल टू पोल वो नीचे लटकते हुए खड्डे के जा रहे हैं और उस तार से ही कनेक्शन दिया गया है, जो कि वहाँ सामने भाई साहब दिखलाएंगे कि मीटर भी लगा हुआ, मीटर जमीन में पड़ा हुआ है और इससे कहीं ना कोई छोटे बच्चे जब निकलते हैं, गाय भी निकलते हैं, कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसके आखिर जिम्मेदार कौन होगा? हमारे साथ कुछ प्रेम नगर कॉलोनी वासी भी हैं, हम उनसे यहाँ की जानकारी चाहेंगे कि आखिर वो यहाँ के खंबे को लेकर क्या, बिजली पोल को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। जी भाई साहब क्या कहना है? सर मेरा ये कहना है कि जो जी सर। मेन रोड से कम 200 मीटर की दूरी पे खंबा लगा हुआ है और बीच में ना ही कोई पोल है। हाँ, इसलिए निवेदन है कि जो ये तार है, ये तार खंबे की ना होने की वजह से लटकता रहता है और जो ये मीटर है, मीटर भी ऐसे ही पड़ा है क्योंकि तार नीचे लटकता है। अगर खंबा हो तो खंबे, हाँ, तो उससे हम बाद में अपने उसमें लगवा सकते हैं। जब यहाँ पर मीटर लगाने आया था तो उस समय आपने बिजली विभाग से बात नहीं की थी कि खंबे यहाँ पर लगाए जाए? सर खंबा लगा हुआ था, हाँ, तो किसी वाहन से खंबा टूट गया। हाँ, बिजली विभाग से कई बार बोल भी चुके हैं कि यहाँ पे खंबा लगवा दीजिए, मगर वो कोई भी सुन नहीं रहा है। अगर जी आपको पूछना चाहें तो आप पूरे पूछने के बाद आपने कितने दिन पहले कंप्लेन की थी? सर कम से कम हो गया है, 1 महीना होने जा रहा है, 1 डेढ़ महीना होने जा रहा है। 1 महीने कंप्लेन किए हो गया। अगर यूपीपीसीएल के अधिकारियों को आखिर हो क्या गया भाई? हर जगह से इस तरीके की तस्वीरें आती है, लटकते हुए तार आते हैं, माया जाल जो एक मकर जाल है जो तारों का वो दिखाई देता है। पीछे आप आदर्श दिखा ही रहे कि जो बिजली का मीटर वो जमीन पे रखा हुआ है। इस तरीके की घोर लापरवाही कही जाएगी। यूपीपीसीएल विभाग के जो कर्मचारी आखिरकार कर क्या रहे हैं? जमीन पे रखा हुआ मीटर, अगर इससे कारण कोई हादसा हो जाएगा किसी बच्चे को, क्योंकि कई बार ऐसे आता है कि पोल में करंट आ जाता है, आप मीटर जमीन पे रखोगे, इस तरीके से अगर काम चला रहे हो, ये व्यवस्था बना रहे हो, तो कैसे काम चलेगा भाई? आपके डिपार्टमेंट में तमाम ऐसे लोग अधिकारियों को ये सब क्या तस्वीरें नजर नहीं आती क्या? बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। आप इस तरीके से मीटर्स को जमीन पे रख करके चले जा रहे हो, कहीं बांस बल्लियों के सारे कनेक्शन दे रहे हो, कहीं वायरिंग का मकर जाल बना करके चल रहे हो। प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं होगा भाई आपके विभाग का? प्राइवेटाइजेशन तो होगा ही। आप ऐसे काम करोगे तो आपसे अच्छे जो काम करने वाले लोगों को तुमको तो चांस मिलेगा ना, कि नहीं मिलेगा? जमीन में रखा हुआ है। बहुत मतलब हमें इस दृश्य को देख करके और बड़ी दया का भाव आ रहा है कि क्या वहां के अधिकारी क्या करते क्या है समझ में नहीं आता। ना एक्सीएन एसडीओ इस तरीके की तस्वीरें अगर देख रहे होंगे, सरकार के पास ये चीजें जाएंगी तो कैसे? आपने एक मीटर का भी कोई पैमाना या दीवार पे लगा देते, कोई जगह पे कहीं पे फिक्स करते, आप जमीन पे रख के चले गए। अगर कनेक्शन देना है और बिना किसी आपके पास कोई अगर तैयारी नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है, तो अगर किसी के घर पे लगने के लिए जगह ही नहीं है तो आपको मीटर कनेक्शन देना ही नहीं चाहिए था। बिजली कनेक्शन के लिए पूरा का पूरा प्रॉपर व्यवस्था होती है, सारी चीजें मांगी जाती है, आप वहां जमीन पे लगा के चले जाओगे। क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? आदर्श उन अधिकारियों से बात करने की कोशिश कीजिएगा और वहां के जो आला अधिकारी उनको इस बारे में बताइएगा इस तरीके से बेपरवाह जो लापरवाह अधिकारी उनकी वजह से आने वाले समय में कोई दुर्घटना घट सकती है। जरूर अधिकारियों से बात करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस्तेमाल जान। बताइए। हमारे सारे दादा दिखाए उनसे जानना चाहते हैं कि ये क्या कर सकते लाइट वाला तार जो है वो नीचे बहुत है, इसमें दिक्कत हो सकती है कि यहाँ बच्चे वहाँ भी निकलते हैं, तो यहाँ पे आदर्श लगातार ये चीजें समझ में आ गया है कि यूपीपीसीएल के अधिकारी जो कितने लापरवाह है, बेपरवाह है, साफ साफ इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। इसलिए आप इन अधिकारियों से जरूर बात करिएगा और पूछिएगा, उनसे सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या कनेक्शन देने का कोई पैमाना नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है कि आप जमीन पे इस तरीके से मीटर कनेक्शन लगा के चले जा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। इंद्रवीर हमारे साथ रायबरेली से जुड़ चुके हैं। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है आज की रायबरेली से? अखंड, सबसे पहले तो मैं कुछ ऐसी तस्वीरें रायबरेली की आई हैं जो शायद
कुंभ को लेकर के एक दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट की जा रही हैं। इसका रीजन क्या होगा, मैं आपको असाइनमेंट से चाहूंगा पहले ये तस्वीरें प्ले कर दें। अगर उनके पास तस्वीरें हैं, हमने जो भेजी हैं, क्या तो है वो व्यवस्था? थोड़ा सा इस पे क्या व्यवस्था है? कहाँ से आप आए थे? आप कहाँ पे हैं इस वक्त? गेट नहीं खुले जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? शिवा वर्मा। कहाँ पे आए थे आज आप? सराय रेलवे स्टेशन में हमको इलाहाबाद को बनाने जाना था। क्या हुआ? ट्रेन आई पर रेलवे स्टेशन पर रुकी भी, हम लोग लात मारे दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन अंदर दरवाजा खोला नहीं गया। मतलब कोई भी बोगियों में जो है दरवाजा नहीं खोले गए? किसी भी बोगी में दरवाजा नहीं खोला गया। सारी बोगियां चल रही थी। लमसम कितने यात्री लौटे होंगे आपके साथ? लमसम एक आंकड़ा है, तो एक आंकड़े में जो मेरा आंकड़ा है लगभग 1200 यात्री लौटे। तो आप नहीं जा पाए? बिल्कुल नहीं जा पाए। क्या कहना चाहेंगे रेलवे व्यवस्था के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था क्या, सरकार बहुत सी शर्त बताएगी कि रेल फ्री है, बस फ्री है, यही व्यवस्था है सरकार की। हम लोग यहाँ खड़े 9 बजे से खड़े इंतजार कर रहे हैं। मतलब आप 9 बजे से आए, अभी तक आपको कोई साधन नहीं मिला है? साधन नहीं मिला जाने के लिए। अखंड एक लास्ट में हमने विजुअल भेजा था, मैं चाहूंगा कि रोड पे है, रोडवेज का असाइनमेंट से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज वो विजुअल थोड़ा सा प्ले कर दें आप, बिकॉज वो एक हरकतें अगर होगी तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। और लास्ट टाइम मैंने एक विजुअल भेजा है, असाइनमेंट के पास होगा अगर तो प्लीज। अखंड सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से ये आवाजें उठाई जा रही हैं कि रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार कुंभ को लेकर के किस तरीके से शांतिपूर्ण व्यवस्था से कुंभ चल रहा है, उसको देखते हुए जो ये सवाल उठ रहे हैं रेलवे के ऊपर और भी जो कि रोडवेज, ये रोडवेज का जो विजुअल है, मैं एक बार कहूंगा कि अगर है तो प्लीज प्ले कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लोग रोडवेज बस के सामने आकर के नवयुवक खड़े हो जा रहे हैं और रोडवेज नहीं रुक रही है। इसका एक रीजन होगा अखंड कि रोडवेज या ट्रेनें अगर नहीं रुक रही हैं स्टेशन पे, या अगर रुक रही हैं तो दरवाजे नहीं ओपन हो रहे, तो उसका सबसे बड़ा रीजन होगा कि शायद जो आंकड़ा अभी तक हमारे पास या ऑल ओवर इंडिया मीडिया के पास होगा कि 40 से 45 करोड़ अनुमानित इस महाकुंभ में लोग श्रद्धा की डुबकी लगाने जा रहे हैं। अभी तक लगभग अगर बात करें तो लगभग 3.5 पौने 4 करोड़ लोग लगभग अकॉर्डिंग टू मी की शायद अब तक लगा चुके 2 दिन में। और अगर इसी को देखते हुए जो आंकड़ा 45 करोड़ था, ये आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ने की भी उम्मीद है। और इसको देखते हुए कि लोग इस महाकुंभ के पर्व को किस तरीके से जश्न मना रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक साथ आजादी अमृत महोत्सव मनाया था, वो टाइम था। और जैसे ये टाइम चल रहा है, तो जिसको लेकर के हम लोग उस जैसे घर घर तिरंगा का अभियान चला था, वैसे ही ये अभियान उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जोरों शोरों से निगरानी की जा रही है और हर तरीके से समुचित जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चाहे वो जिले की हो, चाहे वो केंद्र सरकार की, चाहे वो राज्य सरकार की हो, वो अलर्ट है। और उसको देखते हुए जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं कि रोडवेज रुकवाई जा रही, रास्ते में नहीं रुक रही, लेकिन उन रोडवेजों के अंदर आप देखिए शायद इतनी कैपेसिटी से ज्यादा लोग खड़े हुए हैं। और ये है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह रात में पहुंच पा रहे हैं, और जो लोग नहीं पहुंच पा रहे उनके लिए हर जिलों में एक होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। रैवली की बात करें तो रैवली में लगभग 2 से 3 जगह होल्डिंग एरिया बनाए गए, जो अपने तो स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं उनको पर्टिकुलर एक होल्डिंग एरिया दिया गया है कि आप विश्राम करिए, रहिए, खाइए, हर चीज की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है, अलाव की व्यवस्था है। तो ये हर जिले में की गई है, ये एक जिले कोई रैवली की ही नहीं है जहां से लोग दूर दूर से आ रहे हैं, ट्रैवल करके जा रहे हैं। और अगर रोडवेज नहीं रुक रही तो उसका कहीं ना कहीं रीजन होगा कि शायद आपके पास कैपेसिटी नहीं होगी, इसलिए रोडवेज नहीं रोक रहे। कि रोकते ही फिर क्या होता है ना कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और एक सवाल ये भी है, क्योंकि आप जो विजुअल देखा था उसमें उस युवक से, नवयुवक है और युवा है, बिल्कुल है, उसकी भावना है, वो भी जाना चाहता है कि हम भी महाकुंभ का एक पार्ट बन सके और वहां पे जाके आस्था की डुबकी लगा सके। लेकिन स्टार्टिंग में उसने एक शब्द बोला कि हम लात मार रहे थे। ट्रेन पूरी तरीके से फुल पैक है, बिल्कुल मैं वही पे आना चाह रहा हूँ कि फुल पैक है,
बसें फुल पैक हैं। अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 घंटे में ही 3 करोड़ लोगों ने, अगर हम परसों की बात कर रहे थे, कल 12-1 बजे की बात हो रही थी, तब 3 करोड़ लोगों ने 30 घंटे में करा था। अकेले कल के दिन में 2.5 से 3 करोड़ लोग वहां पहुंचे थे और जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी। देश विदेश सब जगह से लोग आए हैं। ऐसे में आप भी इस देश का हिस्सा हो, इस प्रदेश का हिस्सा हो, मान सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं कि आपको भी तो शांति व्यवस्था कायम रखनी चाहिए। आप अगर हुड़दंग मचाओगे, अगर बस नहीं रुक रही है तो क्यों नहीं रुक रही है? क्या खाली बस? जबकि आप सबको पता है कि जो बस चल रही है तो वो बस चल इसलिए रही कि आप ही के लिए चल रही है कि आप उससे जा सके। मानते कि इतने बड़े लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर लोग अगर वहां एक साथ जाएंगे तो क्या सबको आसानी से एक साथ वहां भेजा जा सकता है? कई कई किलोमीटर की लंबी लाइनें हैं, लोगों की जो गाड़ियां हैं उसको पहले ही रोक दिया जा रहा है। तो शायद इस तरीके की थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो सकती है। आपको थोड़ा बहुत तो वेट करना पड़ेगा ना। आप क्या लात मारोगे? कल की डेट में कई बार प्रयागराज में जब ट्रेन चल रही थी तो वहां पे लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। तो ये तरीका नहीं है, हुड़दंग नहीं मचा सकते। आपको सहयोग करने की जरूरत है, प्रशासन और सरकार दोनों की सहयोग करने की जरूरत है। क्या नहीं करना चाहिए क्या? अब लोगों को लगता है कि जैसे अगर कोई अधिकारी है तो किसी अधिकारी को किसी से पर्टिकुलर किसी यात्री से शायद नहीं होगी दुश्मनी की, वो जानबूझ के उसके लिए ट्रेन नहीं रोकेंगे। और 4-6 लोग आप हो और आप जिस तरीके से नवयुवा हो, और ये युवाओं में ज्यादातर देखा जा रहा है कि हम जिस तरीके से ये चीजें दर्शा रहे हैं, आपने खुद ही कहा कि हम लात मारे नहीं खुल रहा, तो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और उसको आप ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी चीज, इस पे अगर ये घटनाएं लगातार होगी और ऐसी घटनाएं आएंगी तो डेफिनेटली सरकार और जिले की जो आला अधिकारी हैं वो इस पे कार्रवाई भी करेंगे। हमारा नहीं इंद्रवीर, और एक और चीज है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे युवकों के खिलाफ, ऐसे अराजक तत्व है, यकीन मानिए इसमें कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं है कि अराजक तत्व है। इन्हें प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए लोग किलोमीटर में जाते हैं, पैदल चले जाते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। लोगों के मन में इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। आप इस तरीके से अव्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े करोगे, अगर इस बड़े पैमाने पर हर जगह से तस्वीरें आती, हर स्टेशन पर इस तरीके की चीजें आती, आपको भी पता है कि एक सीमित एक जगह है, उस सीमित जगह में करोड़ों की तादाद में लोग पहुंचेंगे तो क्या वहां तक पहुंचने के लिए जो संसाधन या साधन है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना किया जा सकता है। सरकार अपने प्रयास जरूर कर रही है, विभिन्न जगहों से ये प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप क्या वहां पे जाके अराजकता फैलाओगे? अगर ट्रेन का दरवाजा नहीं खुलेगा तो लात मारोगे? वहां पर जो लोग सो रहे होंगे, ऑटोमेटिकली हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना होता है, हमें सहयोग करना पड़ता है। और अगर आप इस तरीके से अराजकता फैलाओगे तो मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि जिला प्रशासन को, पुलिस को ऐसे युवकों को चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है इंद्रवीर, और आप भी, जहां तक मुझे लगता है कि शायद ये आगे वाली लाइन में आप बोलेंगे कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने के लिए भी ऐसे कार्य प्रयास कर सकते हैं, पूरी तरीके से पेड भी होता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए, जब सब चीजें अच्छी जा रही हो तो किसी को बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है, हम लोग भी देख रहे हैं, पूरे देश का मीडिया नहीं विदेश का मीडिया है, अभी तक कोई अव्यवस्था की बातें नहीं निकल करके 60,000 जवान हमारे पुलिस दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ड्रोन लगाए गए हैं, सब पर नजर बनाए रखी जा रही है। तमाम ऐसे लोग जो प्रयागराज में खो गए थे उनको अपने परिवार से मिला गया है। 4500 लोग कल अपने परिवार से बिछड़ गए थे, उन 4500 लोग को सकुशल अपने परिवार से मिला दिया गया। उससे एक दिन पहले एक बच्ची, बताइए, ये वो कुंभ है जहाँ पे हम लोग शायद अगर बात करें काल्पनिक, तो हमने आपने जो ज्यादातर अगर हम लोग मूवी देखते तो हम लोग 19 के जमाने की मूवियां देखा करते थे, और उसमें कहीं ना कहीं ऐसा हुआ करता था, दो भाइयों का मिलन हुआ था लास्ट में, तो ये होता था कि ये कुंभ में बिछड़ गए थे। तो ये वो पर्व है, और इस पर्व की पूरे देश में, पूरे विदेश से लोग आ रहे हैं, और हम तो देशवासी शायद हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है। और जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी इस महापर्व की। और विदेशी जो आ रहे हैं, अभी हमारे आईबीसी पे ही थोड़ी देर पहले जैसे ये आज का हमारा लाइव स्टार्ट हुआ, आपने तस्वीरें भी दिखाई कि जो विदेशी हैं सड़कों को लेकर के, उसको लेकर के इज अ वेरी नाइस रूट है। तो ये सब तारीफ, आपको आपकी तारीफ शायद अपने मुंह करने में, मियां मिट्टू होने में शायद अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब दूसरा आपकी तारीफ करता है तो वो समझ में आता है कि नहीं, हम थोड़ा सा एक पावदान ऊपर है अन्य देशों से, मुझे ऐसा लगता है। और विकसित देश बिल्कुल करना भी चाहिए, बिल्कुल। हमारा काम सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं करते, इसको सोने की चिड़िया हम किसी भी चीज में कमी नहीं दिखाएंगे। अगर अच्छाइयां होंगी तो उस अच्छाइयों को भी दिखाएंगे। हमारा काम केवल कमी दिखाना नहीं है, स्पष्ट रूप से जिस तरीके से लोग, क्योंकि अगर इतने करोड़ की आबादी है हमारे देश की, और इतने करोड़ों लोग अगर एक जगह पर इकट्ठा होने जा रहे हैं, और
वही रास्ता है। तो आप जाके कहीं एक जगह मिलते हो तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो सकती है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप अपनी शिकायत जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप सरकार को लगातार कटघरे में खड़े करने की कोशिश करेंगे और ऐसा लगेगा कि प्रायोजित है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, अगर वो दृश्य कोई भी देखेगा तो उस दृश्य में साफ तौर पे देखा जाता है कि स्टेशन पे कुछ युवक ही हैं, वो 1200 लोग बोल रहे हैं। तो 1200 लोगों में क्या 12 लोग ही खड़े थे वहां पर? जो 12 लोग खड़े होकर के क्या सरकार की नाकामी गिना रहे कि ट्रेन नहीं खुल रही और लात मारोगे ट्रेन पे? आपको किसने ये अधिकार दिया कि ट्रेन पे लात मारो? ऐसे ही लोग हैं, पत्थर मारते हैं ट्रेन पे। ये क्या आपको, आप नहीं जा पाए, मानते हैं कि आपके पास कुछ हो सकती है, शिकायत हो सकती है, आप नहीं आज जा पाए तो कल आप जाने का प्रयास कीजिए, लेकिन अव्यवस्था के रूप में अराजकता फैलाने का आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है। देखिए अखंड अव्यवस्थाएं 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 हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद 0.% में शायद हो सकती है। ऐसा नहीं कि एवरीथिंग इज बिल्कुल, वो अवस्थाएं सबको खुश नहीं किया जा सकता इंद्रवीर, ये सबको खुश नहीं किया जा सकता है, ये बात भी है इंद्रवीर। जैसे कि एक आंकड़ा आ रहा है, जैसे एक आंकड़ा भी यस्टरडे से आना स्टार्ट हुआ है सोशल मीडिया में, और उसमें कि जो आंकड़ा कुंभ को लेकर 45 करोड़ 40 करोड़ लोगों की है, वो बढ़ क्यों रहा है? उसका एक बहुत सटीक सा रीजन है, क्योंकि ये कुंभ 144 साल बाद इसका सहयोग बना है। और कैसे बना, मैं थोड़ा सा विस्तार में बता दूं। खैर हमारे दर्शक जानते होंगे आज के जमाने सोशल मीडिया जमाना, लेकिन ये क्यों बना? क्योंकि ये घड़ी वो घड़ी है जिस समय समुद्र मंथन हुआ था। ये उस समय कुंभ स्टार्ट हुआ है 13 जनवरी, उस डेट से, उस टाइम से। तो ये समुद्र, मतलब कहते हैं कि संगम में तो हमेशा, संगम हो या वाराणसी हो, हमेशा देवी देवताओं का वास रहता है, देवी देवता रहते हैं। और ये वो है जहाँ पे 24 आवर्स संगम में देवताएं जो है आए हैं और वो रहेंगे। और देवता पहले स्नान करते हैं, ऐसा मानना है, चाहे वो साधु के रूप में हो, चाहे नागाओं के रूप में हो। तो कहीं ना कहीं इस वजह से इस कुंभ को, जो ट्रेंडिंग चल रही है कुंभ की ऑल ओवर वर्ल्ड, तो वो कहीं ना कहीं देखने योग्य है। इस वजह से थोड़ी सी हो सकती है कि हो, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन और केंद्र सरकार ये ऐसा कुछ होने नहीं देगा, ऐसा हमारा मानना है जी। बिल्कुल इंद्रवीर, ठीक है, अव्यवस्था को लेकर के आप नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, नाखुशी जाहिर कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अराजकता फैलाइए। आप इंतजार कीजिए, आपको थोड़ा बहुत मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आस्था की डुबकी लगानी है तो थोड़ा बहुत इंतजार, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और आप जाइए। 100% ये सरकार आपके सहयोग के लिए खड़ी है। बिल्कुल, जहां कमियां होगी हम कमियां दिखाएंगे, लेकिन अगर आपकी तरफ से जानबूझ करके ऐसा प्रयास किया जाएगा प्रायोजित तरीके से, तो जरूर हम आपकी खिंचाई भी जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? अखंड, देखिए प्रतापगढ़ से पहले अच्छी खबर आपको बता देते हैं। अच्छी खबरों में सबसे हम अपने दो ही साथियों को लेकर के चलते हैं कि कुंभ में बिछड़े हैं, लेकिन एक पहला मिला है जाकर के। आंवले की नगरी कही जाती है प्रतापगढ़, और आंवले का उत्पादन यहीं पे होता है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि आंवले का पूरे भारत में जहां तक है कि सप्लाई यहीं से होती है, बैंगलोर तक जाता है, केरल तक जाता है। तो इस महाकुंभ में जिस तरीके से लोगों ने आंवले को लेकर के यहाँ के जो व्यापारी है, उन्होंने वहां पे जाके स्टॉल लगाया है। और स्टॉल में जिस तरीके से वहां पे लगाए हैं, लोगों से मेरी बात हो रही थी, बेकार काफी ले रहे हैं। और जिसमें से एक दो मित्र मेरे भी वहां पे जाके आंवले का स्टॉल लगाए हैं, और उन्होंने ये बताया कि काफी अच्छे व्यापार वहां पे चल रहा है। और एक दो लोग अभी जगह भी नहीं पाए हैं, लेकिन एक दो लोग जो मेरे दोस्त है वो पास से है, और उन्होंने ये बताया कि आंवले की नगरी से हम लोग जब वहां पहुंचे, प्रतापगढ़ का शुद्ध आंवला, उन्होंने कच्चे आंवले को भी रखा हुआ है। तो कच्चे आंवले की सबसे ज्यादा वहां पे बिक्री चल रही है, सबसे अच्छी बात ये रही। और देखिए है, और कहते हैं कि एक प्रताप आंवला जो है कुंभ में जाके मिल गया और वहां लोगों से मिल रहा है, तो इस तरीके से लोगों के घर तक आंवला पहुंच रहा है। दूसरी बात करते हैं कि कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ का प्रशासन कुंभ में बिछड़ गया है। और फिर से देखिए, छोटा सा नजारा आपको दिखा दे रहे हैं, ये आपको शायद लाइव दिख रही होगी। अब काफी लंबी कतार है। अब ये आप अंदाजा लगाइए कि किस बात से आपने यहाँ की व्यवस्थाएं की है। आपके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन ये करना चाहूंगा कि आगे आपकी रोडें बन रही है। मैं करेक्शन नहीं करना चाहूंगा कि हाँ रोडों की वजह से जाग, लेकिन प्रशासन अब की जाग रहा है, रोडें अब की बनवा रहा है। मैं छोटा सा एक चीज और आपको बता ही दे रहा हूँ कि जिस हिसाब से रोडें बन रही हैं, आप रोड तो बना दे रहे हो, लेकिन मैंने आपसे 2 दिन पहले भी कहा था
कि रोड बनाने से कुछ नहीं होता है। आप जिस हिसाब से बना रहे हो शायद 20 जनवरी या 25 जनवरी तक भी नहीं चलेगा। देखिए ये आप छोटी छोटी गिट्टियां देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज होती है। ये जो छोटी छोटी गिट्टियां है अकड़, इसकी बात मैं करूं कि जिस हिसाब से ये रोडों में पड़ी हुई है, आप अगर एक लेन कंप्लीट भी कर दे रहे हैं, उस लेन को कंप्लीट करने के बाद भी अगर अखंड ये गिट्टियां सड़क के किनारे तब भी पड़ी रहेंगी। कल मेरे आंख के सामने मैं तहसील गेट पे खड़ा था, तहसील गेट में एक बाइक वाला इसी गिट्टी से क्योंकि पूरी रोड में फैल चुकी है, रोड बनने के बाद भी वो बाइक वाला फिसल गया, उसके पैर के घुटने में चोट आई है, सिर के माथे में चोट आई है। अब ये बताइए, आप ये चाहते तो उनसे 10 दिन पहले इसे आप कंप्लीट कर सकते थे, आप इसकी सफाई करा सकते थे, रोड की गिट्टियां हटवा सकते थे। आप क्या अकेला हटवा रहे हैं और रोड आप अभी बनवा रहे हैं? वहां तो कल की डेट में 2.5 घंटे जाम लगा रहा, शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक आप रोड अभी बनवा रहे हैं। और बाईपास की बात करें तो बाईपास की बात में ये हालत में आपको कल 1000% कह रहा हूँ, मैं बाईपास की हालत आपको दिखाऊंगा कि बाईपास की हालत किस तरीके से यहाँ पे है। रात में मैं गया था, वो बाईपास मुझे नहीं मिल रहा था कि मुझे बाईपास से जाना किस साइड है। आखिर ये बताइए, आपने कोई लैंडमार्क कितने का आप जाए लगाया है? आपने सीधे तौर पे बता दिया कि बाईपास नहीं आज ज्ञानेंद्र, बाईपास के लिए ज्ञानेंद्र मुझे तो मैंने आपसे कई बार हम लोगों का डिस्कशन हो चुका है कि प्रतापगढ़ का प्रशासन हो या एनएचएआई विभाग, क्योंकि रोड हमारे ख्याल से एनएचएआई बना रहा है ज्ञानेंद्र की जिला प्रशासन की तरफ से बन रही है। बिल्कुल 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 अखंड में आपको बता दूं पीडब्ल्यूडी की ओर से बन रहा है, ये प्रशासन की ओर से बनवाया जा रहा है। आप ये बताइए कि आप आनंद पालन में आप टेंडर दे रहे हो और आप लोकल को ले रहे हो और ऊपर से आप काम भी 1 नंबर का नहीं हो रहा। मैं धीरे धीरे नीचे चल रहा हूँ, आपको जिस तरीके से काम जब चल रहा है ज्ञानेंद्र आप ये कहते हैं ना कि जब आप एट दी एंड जब कोई चीज आपके मतलब शादी आ गई, बारात आ गई आपके घर पे और बारात के आने के बाद आप ये सोचेंगे कि हम तैयारी पूरी करेंगे, तो कभी संभव नहीं है। ऐसे में जब आपको पता था कि 13 जनवरी से इस महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, तो सारे कार्यों को 13 जनवरी से पहले खत्म कर लेना चाहिए। एक डेडलाइन बनाई जाती है और अगर उस डेडलाइन के अंदर अगर आपने काम नहीं कराया है तो प्रशंसा की बात की जाए छोड़िए, 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रतापगढ़ के अधिकारियों के ऊपर आने वाले वक्त में जरूर कार्रवाई होगी। महाकुंभ के दरमियान भी हो सकती है, महाकुंभ के समापन के बाद भी होगी। और मैं एक ज्ञानेंद्र आपसे चीज ये भी कहूंगा कि जो रोड अभी बन रही है, करोड़ों की लागत से रोड बन रही होगी, 100% श्योर है। ऐसे में इसके वीडियो फुटेजेस अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि हम इस खबर को ये बता भी रहे हैं, अभी बता दे रहे हैं कि आने वाले समय में हमें दिखाएंगे भी कि रोड 1 महीने मतलब 45 दिन का ही पूरा ये कुंभ का कार्यक्रम है। ऐसे में रोड कितना सहन कर पाती है, इस रोड के हाल क्या होते हैं, क्योंकि करोड़ों की लागत से ये पूरी रोड बन रही है। ऐसे में अगर रोड की जो स्थिति होगी वो जरूर बताएंगे और दिखाएंगे भी कि आपकी तैयारी जो थी वो ऐन मौके पर की गई और आखिरी समय पे करने के बाद भी रोड की स्थिति क्या बनी हुई है। ज्ञानेंद्र जरूर इसके फुटेजेस अपने पास रखिएगा। असल में एक चीज आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने शुरू में कहा ना कि आंवला जाके कुंभ में मिल गया, मतलब ये कह सकते हैं कि एक भाई ने भाई से मिल गया, लेकिन कहीं से प्रतापगढ़ और प्रयागराज अपने से अलग हो गया। इसका एक वजह है कि प्रशासन की घोर लापरवाही। अभी जो काम चल रहा है ये क्या सबसे करता है, एक तरीके से आप बता दीजिए, इस हिसाब से आपने बता दीजिए जामों का है क्योंकि प्रशासन के 3 दिन नो व्हीकल जोन दिया गया है प्रयागराज को, तो 3 दिन नो व्हीकल जोन पे उधर से व्हीकल आ रहे हैं, आज रात 8 बजे तक प्रयागराज की गाड़ियां नहीं है। आप ये बताइए इस हिसाब से आप यहाँ काम आप नहीं करा रहे हैं, आप जो काम चाहते हैं तो 10 दिन पहले आप नहीं करवा सकते थे, लेकिन जो यहाँ का ये काम इनका जो कंप्लीट होगा ज्ञानेंद्र इनका जो काम कंप्लीट होगा तब कंप्लीट होगा जब महाकुंभ का समापन हो जाएगा। इन्होंने तैयारी कर रखी कि जैसे जैसे महाकुंभ चलेगा, महाकुंभ का समापन होगा, उसी दरमियान हम इस पूरे का जो कार्य हमारा जो कार्य है उसको खत्म करेंगे। पिछड़ने का नहीं, एक होता है ना फर्स्ट आने के लिए होता है, एक लास्ट आने के लिए होता है, ये लास्ट आने के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर लास्ट में बात कहूंगा, मेरे हिसाब से ये रोड मुश्किल से अगर 25 जनवरी से 30 जनवरी दाग जाती है, मेरे पास सारे विजुअल्स हैं, क्योंकि आप 2 दिन काम बंद करा देते हो, लोग इनका जोन उठे हैं, प्रशासन महाकुंभ को लेकर के 1.5 साल से तैयारियां कर रही है।
आखिर प्रतापगढ़ का प्रशासन कितना सोया हुआ क्यों है, ये काफी जिस हिसाब से बात की जा रही है कि ज्ञानेंद्र जरूर इस फुटेजेस को रखिएगा, क्योंकि इस अगर इस लापरवाही की बात की जाएगी तो पूरा का पूरा शो क्या है, 1-2 दिन बीत जाएगा। प्रतापगढ़ की जो कमियां हैं, जो अधिकारियों की कमियां हैं, जिला प्रशासन की कमियां हैं, इन फुटेजेस को संभाल के रखिएगा और इन अधिकारियों को महाकुंभ के बाद भी हम आईना दिखाने का काम करेंगे। आईबीसी जरूर आईना दिखाएगा और आपके माध्यम से इनको बताएगा कि आपने जो किया है इस महाकुंभ के दरमियान वो कितना लीपापोती करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। अपूर्व हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। अपूर्व, अयोध्या का जो माहौल है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि बीजेपी का जो टिकट होगा, और जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि जो बीजेपी है वो करीब 14 से 15 तारीख के बीच में ही अपने नाम का ऐलान करेगी, और ठीक ऐसा ही हुआ कि 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है। और जिस तरीके से अपने नाम, जब आपने सीक्वेंस मैंने पूछा था कि टॉप 3 जो नाम है जो मिल्कीपुर विधानसभा के लिए, उन टॉप 3 नामों में जो नाम आपने बताया था चंद्रभानु पासवान का, वो उसी पर बीजेपी ने मोहर लगाई है। ऐसे में ग्रास रूट लेवल पर आपने जाकर के इस चीज को पता किया और एक अंदर से एक ये खबर निकाल करके लिया, क्योंकि बीजेपी के अंदर से एक खबर लेके आना अपने आप एक बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने अंदर से जो खबर लगाई और पुख्ता खबर लगाई, जिस पर बीजेपी ने भी अपनी मोहर लगाई है, थप्पा लगा दिया है। लेकिन बीजेपी के इस नए नाम के ऐलान के साथ ही, क्योंकि एक जनरल कार्यकर्ता माने जाते हैं, बड़े लोगों को डिफीट करके ये बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं, ऐसे में बड़ी चुनौती है वो भी मिल्कीपुर, क्योंकि सीएम योगी की साख का सवाल है और बीजेपी के लिए भी साख का सवाल है ये विधानसभा सीट। देखिए अखंड, अगर बात करें तो अब तो पासी बनाम पासी हो चुका है मिल्कीपुर का चुनाव। और खासकर अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा कहीं ना कहीं मिल्कीपुर जीतकर जो लोकसभा हारी है उसका बदला लेना चाहती है। अगर समाजवादी पार्टी तो जहां तक 9 विधानसभा का चुनाव हुआ था, 9 विधानसभा का चुनाव हुआ, यहाँ पर 7 पर भाजपा ने विजय की थी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, कहीं ना कहीं उसका बदला इस मिल्कीपुर सीट से लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए साख का सवाल बन गया है। अब देखना ये होगा कि जब मतदान होगा, मतदान के बाद जब रिजल्ट आएगा तो सबसे अहम बात होगी कि कौन जीतता है और कौन हारता है। लेकिन आज की बात करें तो आज समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद, यानी कि जो यहाँ के सांसद हैं अजीत प्रसाद, उनके जो बेटे हैं अजीत प्रसाद, वो आज नामांकन कर रहे हैं अयोध्या में। और खासकर इसके साथ तैयारियों का जो सैलाब है वो कहीं ना कहीं दुगना दिखाई देगा। अपूर्व, अजीत को प्रसाद, जीत का प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या पासवान जो चंद्रभानु पासवान है वो पास हो पाते हैं अपने इस एग्जाम में, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से आखिरी मोमेंट पर बीजेपी ने दाव लगाया है चंद्रभानु पासवान पर, कहीं ना कहीं जो बड़े चेहरे थे जो आगे चल रहे थे उनको पीछे करके, आखिर ऐसा क्या दिखा बीजेपी को चंद्रभानु पासवान में कि जो बड़े बड़े लोग, जहां तक कि बाबा गोरखनाथ की बात की जाए, क्योंकि पिछली बार भी बहुत कम अंतर से हारे थे और एक बार पूर्व विधायक रह भी चुके हैं, तो ऐसे में उनको डिफीट करके चंद्रभानु पासवान को ऊपर दाव खेला है बीजेपी ने, वजह क्या निकल करके सामने आ रही है? देखिए जो है अखंड, मैं साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि चंद्रभानु पासवान का जो बैकग्राउंड है वो राजनीतिक रहा है। उनकी जो पत्नी है वो 2 बार ब्लॉक प्रमुख जो है जिला पंचायत रही हैं और ये खुद जिला पंचायत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और खासकर तो ये कपड़े के व्यवसायी हैं, इनके ये 6 भाई हैं और लगातार कहीं ना कहीं चुनाव से जो है राजनीति से जुड़े रहे हैं। तो इसी को देखते हुए जब इन्होंने चुनाव को मिल्कीपुर विधायकी की दावेदारी की तो कहीं ना कहीं कैंपेनिंग का जो दौर था वो कहीं ना कहीं 2 गुने 3 गुने रफ्तार से मिल्कीपुर क्षेत्र में चला। तो कहीं ना कहीं इनकी लोकप्रियता बढ़ी और लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ बीजेपी ने इन पर अपना विश्वास बीजेपी को इन्होंने दिखाया और कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है कि ये सफल हुए और इनको जो है टिकट मिला है। बिल्कुल अपूर्व, और शायद यही कारण भी है कि इतने बड़े बड़े नामों को डिफीट करके उनको बाईपास करते हुए वो आगे आए और उनके नाम पर बीजेपी और जो चुनाव कमेटी होती है उन्होंने इनको सेलेक्ट किया। और मिल्कीपुर जो कि बीजेपी के लिए भी साथ साथ सीएम योगी के लिए भी साख का सवाल बनी हुई है और बहुत टफ फाइट है, क्योंकि अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं जो मौजूदा सांसद है और विधायक भी रहे इस सीट से। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सीट है समाजवादी पार्टी अपने आप में मान के चल रही होगी कि ये मेरे लिए मजबूत सीट है। आप धरातल पर हैं, मौजूदा स्थिति क्या कहती है, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं यहाँ पर चुनाव होने में, ऐसे में स्थितियां किसके पक्ष में ज्यादा, क्या कहें कि झुकाव किसकी तरफ जनता का ज्यादा दिखाई दे रहा है? पूर्व
देखिए अखंड, कुछ कहना तो ये पहले से कुछ घोषणा कर देना या अनुमानन कह देना ये गलत होगा, लेकिन मैं एक साफ तौर पर बता दूं कि देखिए, जिस तरह से कल बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा की, उसके बाद अजीत प्रसाद का बयान आया कि ये तो रुदौली के रहने वाले हैं, मिल्कीपुर की जनता कैसे वहां तक पहुंचेगी, कैसे जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर जो बहस है या कहें कि जवाब है, वो लगातार जारी हो चुका है। लेकिन अगर चुनाव की खासकर तौर पर बात करें तो कहीं न कहीं देखिए, अगर सपा की बात करें तो जहाँ पर उपचुनाव में 7 सीटें हारी हैं और 2 सीटों पर विजय पाई है, उसका बदला मिल्कीपुर से लिया जाएगा, ये कहने वाली बात आ रही है। और अगर भाजपा की बात करें तो जहाँ लोकसभा सीट में भाजपा ने हारा है, तो कहीं न कहीं उसका बदला दिखाई पड़ रहा है कि हम जीतेंगे। तो लेकिन कैंपेनिंग दोनों की बराबर है, लेकिन ये अब रिजल्ट आने के बाद ही कुछ कहना संभव हो पाएगा कि जीत किसकी होती है और हार किसकी होती है। लेकिन जो बयान अजीत प्रसाद ने दिया, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो दूसरे क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो यहाँ से जनता वहां कैसे जाएगी, तो कहीं ना कहीं इनके मन में भी डर और भय है कि कहीं जाति फैक्टर जो काम कहीं पीडीए का जो नारा लेकर के अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि पासवान बिरादरी जो इनका खेल बिगाड़ दे और अजीत प्रसाद को प्रसाद ना मिल करके जो चंद्रभान पासवान है वो पास हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल अखंड, बिल्कुल आप जो सही कह रहे हैं कि ये फैक्ट कहीं न कहीं दिखाई पड़ रहा है। हालाँकि मैं आज फिर मिल्कीपुर के दौरे पर हूँ, और दौरा क्यों कहें कि आज वहाँ पे खासकर जानकारी जुटाना पूरा चाहूँगा कि क्योंकि अभी अजीत प्रसाद का नामांकन है, नामांकन के बाद उनकी जनसभा है, तो कहीं न कहीं वहाँ पर भी जाऊँगा और ये नब्ज़ टटोलने की पूरी कोशिश करूँगा कि हालाँकि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर गहमा-गहमी कितने अहम तक और कौन किसके पक्ष में कितना कुछ होने वाला है। बिल्कुल अपूर्व, जरूर नब्ज़ टटोलिए, जनता की भी नब्ज़ टटोलिएगा और इस चुनाव का रुख किस तरफ है ये भी आईबीसी के दर्शकों को बताने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अपूर्व। आज सीएम योगी गोरखनाथ में थे और गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने जनता दर्शन किया और करीब 150 जो फरियादी थे उनकी शिकायत सुनी और उनकी फरियाद पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए अधिकारी को निर्देशित भी किया और उन्होंने कहा कि न्याय इन लोगों को मिल सके, इसलिए जरूरी कदम उठाए जा सके। तो आज के लिए 12 बजे के 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।